जहां आलम उस वक्त अपने दफ्तर में बैठा था और उसकी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग थी। वो अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था मगर उसकी आंखों से पानी निकल रहा था क्योंकि उसे कल रात से सख्त किस्म का जुकाम था। कुछ देर गुजरी तो उसने सामने लगी हुई स्क्रीन पर देखा, जहां एक लड़की नजर आ रही थी और दूसरी तरफ की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। प्लीज़ मुझे सर से मिलने दीजिए। हम एक एनजीओ की तरफ से आए हैं जो बेवा और तलाक याफ्ता औरतों की खिदमात करती है और उन औरतों के लिए हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें सर से मिलने दीजिए। वो लड़की हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही थी। देखें मैम, हम आपको सर से नहीं मिलने दे सकते, और रही बात फंड की तो आप जाकर कहीं और से बात कर लीजिए। हमारे सर पहले ही बहुत लोगों को देते हैं। उसकी असिस्टेंट ने कहा तो उसका चेहरा जैसे उतर सा गया। प्लीज़ एक बार हमारी बात करवा दीजिए ना। वो लड़की मुसलसल इल्तिजा कर रही थी। उसने इंटरकॉम पर अपनी असिस्टेंट से उन्हें अंदर भेजने को कहा और मास्क निकालकर अपने चेहरे पर लगा लिया कि कहीं किसी और को उसका इन्फेक्शन ना लग जाए। फिर वो लड़की अंदर दाखिल हुई। वो उसे देखकर मबहूत सा रह गया। सुरमई आंखें और गजाली चेहरा, सादा से लॉन के सूट में बगैर किसी बनाव सिंगार के भी वो हसीन तरीन लग रही थी। उसने जहान का दिल ही जैसे लूट लिया। सर प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए, हम फंड इकट्ठा करने आए हैं। और देखिए ना, आपकी असिस्टेंट हमें रोक रही थी। ये तो नेकी का काम होता है ना, सिर्फ इसको करने से पैसों में कमी तो नहीं आएगी। मेरे अब्बू कहते हैं कि जितना अल्लाह की राह में दिया जाए उससे कई ज़्यादा अल्लाह आपको वापस करता है। आप देखिएगा, आप यहाँ देंगे ना तो ये सब आपको उसके एवज़ अल्लाह 10 गुना ज़्यादा बढ़ा कर देगा। वो लड़की अपनी मासूमियत भरे लहजे में बोलती उसके दिल में उतर रही थी। मास्क के पीछे उसके लब बेख्तियार मुस्कुराए। अच्छा, आपको पता है आज हमारी मीटिंग है एक फॉरेन डेलीगेट्स के साथ, और मेरे अलावा मेरे बिजनेस पार्टनर्स भी वहाँ पर होंगे। मैं उनके सामने आज शायद अपनी प्रेजेंटेशन सही से ना दे पाऊँ क्योंकि मेरा ज़ुकाम से बुरा हाल है, और आप मुझे कह रही हैं कि मुझे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा। खैर, अगर आप इतना ही कह रही हैं तो आजमा कर देख लेते हैं। उसने कहते हुए अपनी चेक बुक से 10 लाख का चेक काट कर दे दिया। उसके चेहरे पर एक्साइटेड भरे तासुरात थे। वो खुशी से पागल हो गई और उसे दुआएं देते वापस गई, और वो उसके बचपने पर बेख्तियार हंस पड़ा। फिर कुछ देर बाद उसकी मीटिंग शुरू हुई और उसकी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद डेलीगेट्स एक दूसरे को देखने लगे। फिर उन्होंने तमहीद बांधी। मिस्टर जे, मुझे पता चला था कि गुज़श्ता 2 दिन से आप अस्पताल थे, मगर उसके बावजूद आपने इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन तैयार की, और आपकी ये लगन देखकर हमने इरादा किया है कि हम अपने नेक्स्ट 10 साल तक आपके साथ बिजनेस करेंगे। मिस्टर जोन की बात पर वो साकित रह गया और बेख्तियार जहन में कुछ देर पहले उस लड़की के यकीन पर गया तो वो बेख्तियार फिर से मुस्कुरा दिया। उनके जाने के बाद वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर उसी के बारे में सोचने लगा। लगता है मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा आ जाना बहुत खुशनसीबी की बात है। तुम मेरी खुशनसीबी हो और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रहूँगा। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब हुआ और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कुछ अरसे के बाद मसरूफियत की वजह से उसके बारे में पता नहीं कर सका, और यहाँ तक कि उसे अपने बिजनेस के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना पड़ा। मगर वो जाने से पहले इरादा कर चुका था कि वो आते ही उसके घर रिश्ता भेजेगा। वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था, एक हाथ से मोबाइल फ़ोन कान से लगा रखा था। देखो, हम लोग इत्मीनान से बैठकर बात कर सकते हैं। अभी इस तरह झगड़ने से क्या होगा? तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन प्लीज़ इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। वो बेबसी से बोला था। आंखों में नमी इकट्ठी हुई। बस भी कर दो जाहिद, तुम कब तक बच्चों की तरह बिहेव करोगे? एक बार कह दिया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मतलब नहीं रहना। जब भी देखो ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, मेरे भाई की इजाज़त नहीं है, ये वो, भाई भाई हर वक्त यही ड्रामा रहता। मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारे साथ रहकर। दूसरी तरफ से नूर की चीखती आवाज़ कानों में गूंजी तो जाहिद को मज़ीद तकलीफ़ हुई। हम मिल बैठकर मसला हल कर सकते हैं। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। क्यों मेरी मोहब्बत को आजमाने की कोशिश करती हो? तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की हो जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ नूर, प्लीज़। वो बेबसी से बोल रहा था। मुझे तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रहना, जो कि हर काम भाई से पूछकर करता हूँ। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? वो तड़क कर बोली। मैं मर जाऊँगा। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ या फिर मर जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसने गुस्से से कहते हुए मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। जाहिद की आंखों से आंसू निकलते हुए मुसलसल गालों पर बह रहे थे। उसने मोबाइल फ़ोन वहीं डैशबोर्ड पर फेंका और जल्दी से गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। उसके अंदर खून का उबाल तेज़ हो रहा था। आंसुओं की वजह से आंखों के आगे धुंध आ रही थी। नूर और वो दोनों 6 महीने पहले ही मिले थे।
उन दोनों की दोस्ती फेसबुक से शुरू हुई थी। नूर ने ही उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। जाहिद एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। जाहिद कुरैशी बिजनेस की दुनिया का मशहूर चमकता हीरा जहान आलम कुरैशी का छोटा भाई था। अक्सर जहान आलम बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में मुल्क से बाहर ही रहता था। वो दोनों भाई अकेले थे। चंद साल पहले एक कार हादसे में उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। जहान आलम ने जाहिद को बहुत मेहनत और मोहब्बत से परवान चढ़ाया था। वो उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करता था। जिस चीज़ पर हाथ रखता वो मांगने से पहले जहान आलम उसके सामने रख देता था। और शायद जहान आलम के बेजा लाड मोहब्बत की वजह से जाहिद 25 साल की उम्र में ही काफ़ी अय्याश बन गया था। लड़कियों के साथ रातें गुजारना, उनके साथ पार्टीज़, क्लब में जाना, ये उसका पसंदीदा मशगला था। मगर जब से उसकी ज़िंदगी में नूर आई थी तब से उसकी ये सारी आदतें बहुत मुख्तसर हो गई थीं। नूर के आने के बाद उसने किसी भी लड़की को देखना गवारा नहीं किया। वो हर वक्त सिर्फ नूर के साथ रहता था। पहले उसकी दोस्ती नूर से फेसबुक पर हुई, उसके बाद उनकी दोस्ती बढ़ते बढ़ते मुलाकातों पर आ गई। वो दोनों मुलाकातें करते थे। वो हर बार नूर के लिए उसकी पसंद की चीज़ें लेकर जाता था। 22 साला नूर खूबसूरती की मिसाल थी और उसकी खूबसूरती जाहिद को उसकी तरफ रागिब कर गई थी। कुछ वो खूबसूरत थी, कुछ वो जानबूझकर जाहिद के सामने बोल्ड हो जाती थी। न जाने वो लोग एक साथ कितना वक्त गुजार चुके थे, जाहिद को अंदाज़ा भी नहीं होगा। पार्टियों में जाना, होटलों में रातें गुजारना, यहाँ तक कि वो जाहिद के दिमाग पर मुकम्मल हवास के साथ छा गई थी। जाहिद को अब नूर के अलावा कोई दूसरी लड़की नज़र नहीं आती थी। वो जब भी शादी की बात करता, नूर टाल देती थी। मगर इस बार नूर ने उससे एक फ़्लैट मांगा था। उसने कहा था उसे वो अपार्टमेंट बहुत पसंद है और वो अपार्टमेंट जाहिद उसके लिए ख़रीदे। मगर जाहिद ने साफ कहा था कि दौलत और पैसों का सारा लेन देन जहान आलम भाई के पास है और जहान आलम उसे इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देगा। वो जानता था कि जहान आलम ने उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था, मगर जहान आलम ने सिर्फ एक बात जाहिद को बहुत सख्ती से मना की थी कि कभी भी अपनी दौलत ज़ाया मत करना, क्योंकि वो बहुत मेहनत से दौलत कमाता था। तुम्हें जो भी चाहिए लो, मगर कभी भी दौलत को फजूल वेस्ट मत करना। वो उससे कभी भी दौलत का हिसाब नहीं लेता था, मगर एक अपार्टमेंट, वो भी जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा का था, वो कैसे इतने सारे पैसे जहान आलम से मांगेगा। जहान आलम उसे इतने सारे पैसे एक साथ दे तो देगा, मगर वो सवाल करेगा। और जहान आलम को सिर्फ एक चीज़ से नफ़रत थी और वो था झूठ। और वो जानता था कि जाहिद के चेहरे से वो जाहिद का झूठ पढ़ लेगा। इसलिए जाहिद अब जहान आलम से झूठ भी नहीं बोल सकता था। इसलिए वो नूर को टालने की कोशिश कर रहा था। मगर एक इरादा यही था कि जैसे ही जहान आलम इस बार अपने बिजनेस ट्रिप से 1 महीने बाद वापस पाकिस्तान आएगा तो वो उससे बात करेगा, उसे नूर के बारे में सारी बात बताएगा और ये भी कहेगा कि वो नूर से शादी करना चाहता है। मगर नूर उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। नूर ने साफ कह दिया था कि अगर उसे शादी करनी है तो पहले उसे ये फ्लैट दो, और वो भी 2 दिन के अंदर अंदर। इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया था। पिछले 1 हफ्ते से वो उससे नाराज़ थी और कल ही उसने नूर को किसी दूसरे लड़के के साथ रेस्टोरेंट में घूमते हुए देखा। वो जाकिर खान था। वो भी बिजनेस की दुनिया में एक चमकता हीरा था, मगर जाकिर और जहान आलम दोनों बिजनेस राइवल्स थे और वो हैरान था कि वो सिर्फ एक छोटे से झगड़े की वजह से जाहिद को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ घूम रही है। जैसे ही जाहिद ने नूर को फ़ोन किया और ये पूछा तो नूर मज़ीद भड़क उठी, क्योंकि वो मुझे तुमसे ज़्यादा खुशी दे रहा है, वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है, और वैसे भी जो मर्द मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, मुझे उसके साथ नहीं रहना। नूर ने ये कहते हुए फ़ोन रख दिया। न जाने वो कल से उसे 50 बार फ़ोन कर चुका था, मगर नूर अपनी ज़िद पर अभी तक कायम थी। जाहिद के सर में दर्द की टीस उठती हुई महसूस हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि नूर को कैसे मनाए। उसका जहन सारा नूर की तरफ था। सामने आते ट्रक को वो देख न सका और अगले ही पल सड़क पर एक भड़भड़ाने की आवाज़ उभरी थी। जाहिद की गाड़ी हवा में कलाबाजी खाते हुए सड़क पर दूर जा गिरी। उसका सर शदीद फटा था, खून निकल रहा था, लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद जाहिद का दिमाग एक गहरे अंधेरे में डूब गया। इसके बाद क्या हुआ, जाहिद को कुछ अंदाज़ा नहीं था। वो अपने सारे काम भाड़ में झोंक कर इमरजेंसी फ़्लाइट लिए भागा भागा पाकिस्तान आया था। जैसे ही उसे पता चला कि उसका छोटा भाई जाहिद का एक्सीडेंट हो गया है, उसका सांस वहीं कहीं रुक गया था। वो अस्पताल में दाखिल हुआ तो उसे अपना ख़ास आदमी वहाँ मौजूद नज़र आया। जाहिद को क्या हुआ है, वो परेशान सा पूछ रहा था। 28 साला जहान आलम खूबसूरती की मिसाल, उसकी कांच जैसी सब्ज आँखें, उनमें झलकती दुख और खूबसूरती। इस वक्त उसकी आंखें सुर्ख अंगारे हो रही थीं। उसका सफ़ेद चेहरा सारा सुर्ख हो रहा था
वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा था वहाँ वहाँ पर खड़ी लड़कियों का दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। वो बहुत खूबसूरत था कि कोई भी लड़की उस पर मर मिटे। उसका खास आदमी सामने ही खड़ा था। उसने सारी बात जहान आलम के गोशगुजार कर दी। सर, वो किसी नूर नामी लड़की के लिए इतना महंगा फ्लैट नहीं खरीद सके। इस बात पर उनका झगड़ा हो गया। वो उस लड़की से शदीद मोहब्बत करते हैं, उससे काफ़ी क्लोज भी हो चुके हैं। बस इसलिए वो गुस्से से गाड़ी ड्राइव कर रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ। अपने आदमी की बात सुनते हुए जहान आलम की आंखों में खून उतरा। उसने अपने आदमियों को हर वक्त जाहिद की हिफाजत की खातिर उसके पीछे लगा रखा था, जो जाहिद की हरकत पर नज़र रखते थे और सारी इन्फॉर्मेशन जहान आलम को देते थे। ऐसी छोटी मोटी बातों पर वो गौर नहीं करता था, मगर बात बढ़ गई थी, इसलिए उसके आदमियों ने अब ये बात जहान आलम को बताई। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, उस लड़की को ढूंढो और शाम से पहले वो मुझे मेरे घर में मिले, उसने चिल्लाकर कहा था। आदमी ने समझते हुए कहा, मगर सर, मैं सिर्फ उसकी आईडी जानता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। उसने अपने मोबाइल से नूर की आईडी खोलते हुए दिखाई। तो इसको ट्रेस करो, पता लगाओ कहाँ पर है, वो ठंडे ठार लहजे में बोला। मुझे इतना पता है, वो हॉस्टल में रहती है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी करती है। उसका रूम नंबर जानता हूँ, लेकिन मैंने वो लड़की अभी तक नहीं देखी। जहान आलम ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। तो ठीक है, लड़की को उठाकर लाओ, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, चाहे वो प्यार से आती है तो आए, वरना जबरी तौर पर अगवा कर लाओ। उसकी रगों में खून तेजी से गर्दिश कर रहा था। उसका जान से अजीज भाई इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, वो भी सिर्फ एक लड़की की वजह से। इसलिए जहान आलम का दिमाग अब गुस्से से घूम चुका था। वो उस लड़की को छोड़ेगा नहीं, यही सोचते हुए वो डॉक्टर का इंतजार करता रहा। वहां राहदारी में चक्कर काटने लगा। कुछ देर मजीद गुजरी जब डॉक्टर कमरे से बाहर निकला। मेरा भाई कैसा है? वो बेताबी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। उनके सर पर गहरी चोट आई है, इसलिए हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो कोमा में जा चुके हैं। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ सीसा जहान आलम के वजूद में उतर गया। वो पीछे हटा और अब वो कुर्सी पर ढह गया। यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई कोमा में चला गया। उसके अंदर एक आग सी लगी हुई थी और अब वो आग जहान आलम के साथ साथ सारी दुनिया तबाह कर देने की ताकत रखती थी। 2 दिन गुजर गए थे। वो इस वक्त अपने घर में टहल रहा था। सुकून एक पल के लिए भी नसीब नहीं हो रहा था जब गार्ड एक लड़की को बाजू से दबोचते हुए अंदर लेकर दाखिल हुए। प्लीज छोड़ो मुझे, वो उनसे अपना आप आज़ाद करवा रही थी। जहान आलम के कानों में जैसे वो आवाज़ पड़ी, वो पलटा। गार्ड ने उस लड़की को जहान आलम के सामने लाकर छोड़ा और उसके कदमों में फेंक दिया। ये रही सर वो लड़की। उसके पीछे जहान आलम का खास आदमी अंदर दाखिल हुआ। जहान आलम ने समझने वाले अंदाज में ऊपर की तरफ सर हिलाया, फिर उसे जाने के लिए कहा। वो जमीन पर गिरी हुई थी, अपने आंसू साफ करते हुए और अपने चेहरा उठाकर जहान आलम को देख रही थी। और जहान आलम तो इसे देखकर जैसे एक पल के लिए ठिठक गया और आंखों में कर्ब सा उतरा था। और फिर जहान आलम अपने जज्बात पे काबू पाता उसके सामने घुटने के बल बैठा। नाम क्या है तुम्हारा? सख्ती से पूछा। सामने बैठी लड़की के वजूद में उसकी सख्ती किसी खौफ की तरह उतरी थी। नूर, बमुश्किल बोल सकी। जहान आलम की आंखों में गुस्से की आग वो साफ देख सकती थी। जहान आलम ने अगले ही पल उसका चेहरा दबोच लिया। नूर को अपने वजूद में तकलीफ की लहरें उठते महसूस हुए। उसके लबों से एक चीख निकली थी। वो अपना मोबाइल खोले कुछ निकाल रहा था। ये तुम्हारी आईडी है? उसने सवालिया निगाहों से नूर को देखकर पूछा। वो 20-22 साला लड़की चेहरे से तो बहुत मासूम लग रही थी, मगर जो कुछ उसका आदमी उसे बता चुका था उसके मुताबिक ये लड़की बहुत तेज और डबल स्टैंडर्ड की मालिक थी। नूर ने एक नज़र परेशान से मोबाइल पर डाली, फिर डरते हुए असबात में सर हिलाया और जहान आलम को यकीन हो गया कि ये वही लड़की थी। क्यों किया तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा? वो चिल्लाया था। नूर हैरान परेशान थी। आप किस भाई की बात कर रहे हैं? मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो आपको भी नहीं जानती। आपके ये आदमी मुझे जबरन उठाकर लाए हैं। अगर मैं रात होने से पहले हॉस्टल नहीं गई तो मुझे हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। प्लीज़ मुझे जाने दें, वो बेबसी से फरियाद कर रही थी। जहान आलम के लबों को एक तल्ख मुस्कुराहट ने छुआ। मेरे भाई को अस्पताल के बेड पर पहुंचाकर मेरी जिंदगी में ऊधम मचाकर तुम वापस जाने की बात करती हो? अब तुम सारी जिंदगी इस महल में कैद रहोगी। बहुत शौक था तुम्हें फ्लैट लेने का, तो ये रहा, ये सारा महल आज से तुम्हारा है, मगर तुम इस महल से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती और यही तुम्हारी सजा होगी। वो सख्ती से एक एक लफ्ज चबा चबा कर कह रहा था। नूर का वजूद जैसे शोलों की लपेट में आ गया था। फटी फटी निगाहों से देख रही थी। आप हैं कौन और आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते? वो बेबसी से चिल्लाई थी।
अगले ही पल जहान आलम की गिरफ्त उसके जबड़े और बाजू पर सख्त हुई। मैं उसी जाहिद का भाई हूँ जिसको तुमने इस वक्त अस्पताल के बेड पर पहुंचाया है, और मेरे भाई के साथ तुमने जो किया है उसका बदला मैं बहुत अच्छे से तुमसे लूंगा। तुम जानती नहीं हो, मैंने उसे बाप बनकर पाला है। उसकी एक छोटी सी तकलीफ से मैं तड़प उठता हूँ, और आज मेरा भाई कोमा में पड़ा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस लालच की वजह से। बहुत शौक है ना तुम्हें लालच दिखाने का, तो अब देखना, तुम्हारी सारी जिंदगी जहन्नम न बना दी तो मेरा नाम भी जहान आलम नहीं होगा। वो चिल्लाया था। नूर की आंखों से एक बार फिर आंसू निकलते गालों पर बहने लगे थे। देखें, आप जो कोई भी हैं, मैं नहीं जानती आप किस भाई की बात कर रहे हैं। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो, मैं वो लड़की नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो एक गरीब घर की लड़की हूँ, स्कॉलरशिप पर यहाँ पढ़ रही हूँ। मेरे वालिदैन दूसरे शहर में रहते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं हॉस्टल से गायब हो गई हूँ तो वो जीते जी मर जाएंगे। खुदा का वास्ता, मुझे वापस जाने दे। वो तड़पती बिलकती उससे अब भी भीख मांगने लगी थी। जहान आलम को इस लड़की का इस तरह ड्रामा करना जहर लगा, मगर साथ ही उसके आंसू उसे गरां गुजर रहे थे। उसने एक लम्हे से पहले नूर का बाजू और चेहरा छोड़ा और उसे खुद से दूर धकेल दिया। अब वो अपने किसी आदमी को आवाज लगा रहा था। 2 ही मिनट बाद उसका आदमी हाथ बांधे अंदर दाखिल हुआ। जल्दी से मौलवी साहब का इंतजाम करो, अभी और इसी वक्त मैं इस लड़की से निकाह करूंगा। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ सीसा जो नूर को अपने वजूद में उतरता महसूस हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसे मौत का परवाना सुना दिया है। हरगिज नहीं, मैं कोई निकाह नहीं करूंगी। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो आपको भी नहीं जानती, और मैं क्यों करूं निकाह आपसे। वो जो गुस्से से बोल रही थी, अगले ही पल उसकी जबान को ब्रेक लगी। जहान आलम का वजनी हाथ उठा और उसने नूर के चेहरे पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। नूर को लगा जैसे उसका रुखसार आग में झुलसने लगा था। उसके होंठ का किनारा फट गया था और खून रिसने लगा था। उसने अपना चेहरा उठाया। जैसे ही जहान आलम को देखा, जहान आलम की आंखों में खून देखते हुए वो घबरा गई। जहान आलम अपनी जेब से गन बाहर निकाले अब नूर के माथे पर रख चुका था। ठीक है, निकाह नहीं करना तो मैं निकाह के बगैर ही तुम्हारे साथ वो सुलूक करूंगा कि तुम खुद अपना चेहरा देखने लायक नहीं रहोगी। अगर चाहती हो कि तुम पर थोड़ा सा रहम करूं तो निकाह करना होगा। अभी तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं जानता हूं जैसे ही जाहिद होश में आएगा वो तुमसे शादी करने की जिद करेगा। इससे पहले ही मैं जाहिद को इतना मौका नहीं देना चाहता कि वो तुम जैसी लालची लड़की के फरेब में आ जाए। अब बोलो, निकाह करो भी या नहीं? वो गन का दबाव उसके सर पर सख्त करते हुए पूछ रहा था। उसकी धमकी से नूर के वजूद में खौफ सरायत कर गया। उसने बेबसी से असबात में सर हिलाया। मैं सच कह रही हूँ, मैं वो लड़की नहीं हूँ, खुदा के वास्ते यकीन करें। वो फिर बेबसी से बोली थी। मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वो एक बार फिर उसका चेहरा दबोचते हुए बोला। नूर एकदम से खामोश हो गई और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी कि जिसने भी उसके साथ ये सब किया है, खुदा खुद ही उस शख्स को सामने ले आए। वो जानती थी कि वो बेकसूर है, वो बेगुनाह है। अगले आधे घंटे बाद वो बेबसी से उसके सामने वाले सोफे पर बैठी थी और पास ही मौलवी साहब बैठे उससे निकाह के लिए रजामंदी ले रहे थे। वो साकित निगाहों के साथ मौलवी साहब को तो कभी जहान आलम को देख रही थी। जहान आलम की आंखों में जलती आग थी, जैसे वो कह रहा हो, जल्दी से हाँ करो। अगर इनकार किया तो तुम्हारे साथ मैं क्या कर गुजरूंगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। उसने घबराते हुए निकाह के लिए रजामंदी दे दी। वो ऐसे शख्स की जिंदगी में शामिल हो गई जिसे वो जानती भी नहीं थी। उसे वाकई नहीं मालूम था कि जहान आलम कौन है। वो तो दूसरे शहर से अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करने के लिए यहाँ आई थी। वो कब जानती थी कि वो इस तरह किसी मुसीबत में फंस जाएगी। उसे शिद्दत से अपने माँ, बाप और भैया और छोटी बहन याद आई। उसके ख़ानदान में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था, लेकिन उसके बाबा ने सारे ख़ानदान की मुखालिफत मोल लेकर उसे यहाँ हॉस्टल में छोड़ा था। और उसकी छोटी बहन भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी और कुछ अरसे के बाद यहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली थी। उसे अपने साथ साथ अपनी बहन का मुस्तकबिल भी तारीक लगने लगा। निकाह के बाद मौलवी और गवाह वहाँ से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद वो किसी मुलाजिमा को आवाज़ें देने लगा। 2 मिनट बाद ही हाथ बांधे मुलाजिमा हाजिर हुई। आज से सारे मुलाजिमीन को छुट्टी दो, घर के सारे काम ये करेगी और ये तुम्हारी सज़ा की इब्तदा है। उसने एक बार फिर नूर के कानों में सरगोशी की। नूर ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में से शरारे फूटते देखकर वो खामोश हो गई। तुम इसके सर पर खड़ी निगरानी करोगी। अगर इस लड़की ने एक भी काम गलत किया तो फौरन मुझे बताओगी, फिर इसके साथ मैं क्या करूंगा ये सोच भी नहीं सकती।
और इसे किसी स्टोर रूम में सोने के लिए जगह देना, समझ गई? वो सख्ती से मुलाजिमा को हिदायत कर रहा था। मुलाजिमा ने डरते हुए असबात में सर हिलाया। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गया। नूर ने बेबसी से मुलाजिमा को देखा, जो निगाहें झुकाए हुए थी। ये उसके साथ क्या हो गया था? उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था। वो तो तैयार होकर यूनिवर्सिटी गई थी, वहां से वापस आ रही थी जब न जाने कहां से ये लोग आए और उसे उठाकर यहाँ ले आए। अब वो अपने वालिदैन को क्या कहेगी? वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। असर से इशा हो गई। रात का अंधेरा हर सू फैल गया था। वो 10 बजे के वक्त तकरीबन घर में दाखिल हुआ और वो किचन में खड़ी थी और मुलाजिमा उसे सारा काम समझा चुकी थी कि कौन सा सामान कहाँ पड़ा हुआ है और जहान आलम को खाने में क्या पसंद है। इतने में डाइनिंग टेबल से जहान आलम की आवाज़ आई। ये आज खाना बनाने में कितनी देर लगेगी? वो चिल्लाया था। नूर डरते हुए जल्दी से खाना प्लेट में डालकर बाहर निकली और जल्दी से उसके सामने खाना रखा। उसने एक नज़र नूर को देखा और दूसरी नज़र खाने को। पहला नवाला खाने के लिए हल्क में डाला और अगले ही पल उसके गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। ये खाना बनाया है? उसने गुस्से से खाना उठाते हुए प्लेट नीचे ज़मीन पर फेंक दी। खाना सारा ज़मीन पर बिखर गया। ये देखकर नूर की आंखों में नमी इकट्ठी हो गई। आप कैसे रिस्क की बेहुरमती कर सकते हैं? वो बेबसी से बोली थी। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि खाना सारा फर्श पर गिरा हुआ था। अच्छा, तो अब तुम मुझसे ज़बान लड़ाओगी? और तुम जैसी लड़की जो दूसरों के जज्बात की बेहुरमती करती, मुझे अखलाक सिखाएगी? अगले ही पल जहान आलम का हाथ उठा था और नूर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। नूर का दिमाग घूम गया, आंखों में आंसू आ गए। वो बेबसी से जहान आलम को देखती हुई जल्दी से खाना उठाने लगी। जब वो उसके सामने घुटने के बल बैठा, मेरे भाई से लाखों लाख की खरीदारी करने के बाद तुम इन चंद खाने के निवानों के लिए गोया एहसान जता रही हो? खैर, इतनी ही तकलीफ तो ये खाना खाओ। वो उसकी बात पर बेयकीनी से उसे देखने लगी। खाओ, वो चिल्लाया था। नूर ने बेबसी से उसे देखा। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कहा ये खाना खाओ। उसका एक हाथ सख्ती से नूर का बाजू दबोचे जबरदस्ती जमीन पे बिठा चुका था। नूर ने बेबसी से जमीन पर गिरे हुए खाने को बमुश्किल अपने हाथों की उंगलियों में भरा और फिर लबों तक ले गई। बेइज्जती के एहसास ने नूर के वजूद में तकलीफ को भर दिया। जहान आलम के लबों को एक तंगीदार मुस्कुराहट ने छुआ। तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ एक मुलाजिमा जितनी है। आइंदा मुझसे ज़बान दराजी की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारी ये ज़बान काटकर तुम्हारे हाथ में थमा दूंगा। इतना कहकर वो नूर को वहीं ज़मीन पर फेंकते हुए सीढ़ियां चढ़ता ऊपर चला गया। उसके जाने के बाद नूर दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो पड़ी थी। कोई शख्स इस कदर संगदिल और इस कदर जालिम कैसे हो सकता है? वो ये सोच ही सकी। उसे जहाने आलम के घर में आए 1 हफ्ता हो गया था। ये घर नहीं था, ये बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत महल था, मगर अब यहाँ आकर वो बहुत बेचैन थी। उसे यहाँ नहीं रहना था, उसे वापस अपने घर जाना था, मगर वो कैसे जाएगी? जहाने आलम ने उस पर पहरा रखा था, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। ये रात का वक्त था। जहाने आलम अक्सर रात को देर से आता था। वो जानती थी कि जहाने आलम कुछ देर बाद ही आएगा। कुछ सोचते हुए वो वहाँ लाउंज में मौजूद टेलीफोन तक आई। उसने काफ़ी दिनों से नोट किया था कि यहाँ पर एक टेलीफोन पड़ा हुआ था। फिलहाल कोई मुलाजिम यहाँ पर नहीं थी। कुछ सोचते हुए उसने अपने रूममेट को कॉल मिलाई। कवल। उसे कवल का नंबर ज़बानी याद था। कुछ देर बेल जाती रही, फिर कवल की आवाज़ कानों में गूंजी। हेलो, कौन? मैं नूर हूँ कवल, वो बमुश्किल बोल सकी। तुम कहाँ चली गई थी नूर? मैं कितनी परेशान हो गई थी, कवल परेशानी से बोली। नूर ने कवल को सारी बात बता दी। क्या? ये क्या कह रही हो? सारी बात जान लेने के बाद कवल को जैसे करंट लगा था। प्लीज़ मेरी मदद करो, तुम यहाँ आ जाओ अभी। वो बात कर ही रही थी जब किसी ने उसके हाथों से रिसीवर खींचते हुए क्रेडल पर पटक दिया। नूर के वजूद में खौफ सरायत कर गया। उसने चेहरा मोड़कर देखा तो उसके सामने ही जहाने आलम लाल के चेहरे के साथ खड़ा था। तुम किसके साथ बात कर रही थी? उसने टेलीफोन उठाते हुए इतनी कुव्वत से ज़मीन पर फेंका। नूर का वजूद खौफ से लरज़ गया। वो बेबसी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने कहा किसके साथ बात कर रही थी? वो चिल्लाया था। मैं तो बस, नूर के अल्फाज हलक में थे जब जहाने आलम का हाथ उठा और नूर के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। तुम बाज नहीं आओगी, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो उसका बाजू दबोचते हुए सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था। आप गलत समझ रहे हैं, खुदा की कसम मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। वो कसम उठाने के लिए तैयार थी। जहाने आलम उसकी बातों को नज़रअंदाज करता हुआ सीधा उसे अपने कमरे में लेकर दाखिल हुआ।
तुम जैसी लड़कियां ऐसे नहीं मानती। तुम्हारी वजह से मेरा भाई वहां कोमा में पड़ा हुआ है। जानती हो आज डॉक्टर ने क्या कहा? उसने कहा है कि मेरा भाई शायद अब कभी कोमा से बाहर ना आ सके, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा भाई वहां मर रहा है और तुम यहाँ पर मेरी नाक के नीचे मेरी बीवी होते हुए किसी और से चक्कर चला रही हो। वो चिल्लाया था। उसकी आंखों से निकलती आग नूर को तकलीफ दे रही थी और उसके अल्फाज तो गोया जहर में बुझे हुए तीर थे। खुदा की कसम, ये सब झूठ है, मैं नहीं जानती आपके भाई को। वो एक बार फिर उसी बात पर आई। जहान आलम को इस लड़की का बार बार झूठ बोलना मजीद तैश दिलाने लगा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। जहान आलम ने एक और थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। नूर के दोनों गाल तकलीफ से सुर्ख हो गए। वो उसे सीधा बेड पर फेंक चुका था। प्लीज मेरे साथ जुल्म मत करें, मैं सच कह रही हूँ, मैं वो लड़की नहीं हूँ। वो एक बार फिर रोती हुई अपने किरदार की सफाई देने लगी। वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था और नूर को कयामत नजदीक आती महसूस हो रही थी। ठीक है, तुम ऐसी लड़की नहीं हो, मैंने यकीन कर लिया, मगर तुमसे अपना हक वसूल करके ही रहूंगा। वैसे तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे भाई के करीब बगैर किसी रिश्ते के जाते हुए? कितनी रातें गुजार चुकी उसके साथ। वो एक बार फिर उसके कान के पास झुका, उसे अल्फाज से मार रहा था। जहान आलम, खुदा की कसम मैं पाकीज़ा हूँ, उसने बेबसी से कहा था। शर्म नहीं आती अपनी इस गंदी जबान से खुदा का नाम लेते हुए? उसके लहजे से आग निकल रही थी जो नूर के सारे वजूद में जा रही थी। वो लरज रही थी, वो कांप रही थी, वो नफ़ी में सर हिला रही थी, आंखें आंसुओं से भर गई थीं। प्लीज मुझसे दूर रहो, उसने जहान आलम के कंधों पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर जहान आलम अपनी शर्ट उतारकर फेंकता उसके गले से दुपट्टा निकाल चुका था। नूर ने बेबसी से नफ़ी में सर हिलाते हुए तकलीफ से उसे देखा, जो दुपट्टा निकालने के बाद साइड पर फेंकता उसके चेहरे पर झुक गया। उसकी सांस रुक गई। वो बेदर्दी से उसके लबों पर गज़ब ढा रहा था। वो बेआब मछली की तरह तड़पी थी। वो अपनी सारी वहशत उसके अंदर उलट रहा था। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। क्या कहा तुमने? पाकीज़ा हो? चलो आज पता चल ही जाएगा कि तुम कितनी पाकीज़ा हो और कितने मर्दों के साथ इससे पहले रातें रंगीन कर चुकी हो। उसके कान में सरगोशी करते हुए उसके कान की लो को दांतों तले दबा गया। नूर की सिसकियां निकल गईं। वो उसे अपना आप आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर कहाँ। वो 28 साला मर्द, मजबूत जिस्म का मालिक और वो नाजुक सी जान, एक ही पल में उस मासूम और नाजुक लड़की को अपनी गिरफ्त में लेता इस कदर अजियत से उस पर हावी हुआ था कि नूर की सारी कुव्वत दम तोड़ गई। वो वैसे ही बेदम हो गई थी। उसकी हालत ख़राब हो गई। जहान आलम, जो उससे बदला लेने के लिए उसे तकलीफ दे रहा था, जैसे ही उसने देखा नूर की तबीयत ख़राब हो रही है, वैसे ही उसकी शिद्दत नरमी में बदलती गई। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की सच्ची थी, वो वाकई पाकीज़ा थी। मगर फिर ये सब कुछ क्या था? तो क्या वाकई वो किसी गलत लड़की को उठाकर ले आया था? ये सब सोचता वो पागल हुआ, मगर कब वो इस लड़की से अपने तमाम हुकूक वसूल करता हुआ गहरी नींद में चला गया, उसे अंदाज़ा नहीं हुआ। सुबह सूरज की पड़ती रोशनी जो खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी, इससे उसकी आंखें खुल गईं। वो अपनी आंखें मलते हुए उठकर आसपास देखने लगा तो नज़र उस वजूद पर गई जो उसकी बाजू के नीचे ही सिकड़ी सिमटी पड़ी थी। जहान आलम ने हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छुआ। वो बुखार में झुलसी हुई थी। उसका चेहरा सारा सुर्ख हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके वजूद से जान निकाल दी हो। जहान आलम की आंखों में आग मजीद तेजी से बढ़ गई थी। अगर ये वो लड़की नहीं थी तो ये लड़की कौन थी? ऐसा नहीं हो सकता, ये वही नूर थी। उसे पक्का यकीन था, मगर कल रात के बाद वो जान गया था कि ये लड़की किसी के साथ भी वक्त नहीं गुजार चुकी। तो फिर वो सब कुछ क्या था? जहान आलम का दिमाग फटने के करीब आ गया। वो उसे वहीं बेड पर छोड़े उस पर कंबल ठीक करता हुआ वॉशरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद शावर लेकर वो वॉशरूम से बाहर निकला तो दिमाग कुछ पुरसुकून हुआ। एक नज़र उसे देखा जो अभी तक वैसे ही बेहोश पड़ी थी। फिर वो नफ़ी में सर हिलाते कमरे से बाहर निकल गया। उसकी बला से बेशक मर जाए, वहाँ उसका भाई मर रहा था। उसे अपने भाई से ज़्यादा किसी भी शख्स की फिक्र नहीं हो सकती थी। सारा दिन गुजर गया। नूर वहीं बेहोशी की हालत में कमरे में पड़ी रही। शाम को जाकर उसका कुछ बुखार कम हुआ था। वो रात को 7 बजे घर में दाखिल हुआ। सारा दिन दफ्तर में गुजारने के बाद भी उसे बेचैनी होती रही। एक सवाल था जो दिमाग में आ रहा था, क्या वाकई उसने किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी? इतना तो वो जान गया था कि ये लड़की सच्ची और बेगुनाह थी। शाम को वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो अभी भी सोती जागती कैफियत में थी। जहान आलम उसके करीब बेड पर आया, उसे कंधे से हल्का सा हिलाया। बहुत मुश्किल से नूर ने अपनी नींद से बंद होती आंखें खोलीं। जहान आलम को देखते ही उसके चेहरे पर खौफ सरायत कर गया, मगर जहान आलम के चेहरे पर आज कोई गुस्सा नहीं था। जाओ अपनी हालत ठीक करो, सपाट लहजे के साथ कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया।
उसके जाने के बाद वो बहुत मुश्किल से अपने तकलीफदेह वजूद को लेकर बैठी और वॉशरूम में घुस गई। तकरीबन 1 घंटे बाद वो दोबारा कमरे में दाखिल हुई। शावर लेने के बाद कपड़े तब्दील किए, कमरे की हालत ठीक करती एक बार फिर बेड पर लेट चुकी थी और फिर कब लेटी लेटी सो गई उसे खुद अंदाज़ा नहीं हुआ। जहान आलम उसके पास ही बेड पर बैठा। रात के 9 बज गए थे। यकीनन उसने कल शाम का कुछ खाया था। जहान आलम का हाथ बेसाख्ता उठा और उसके बालों तक गया। नूर, वो खूबसूरती की मिसाल, उसकी सुरमई आंखें, उनमें झलकती मासूमियत, उसका खूबसूरत चेहरा। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उस पर दिल हार सकता था। अगर जहान आलम का दिल बेईमान हो चुका था तो फिर जाहिद किस खेत की मूली था। ये लड़की जहान आलम को अपने काबू में कर रही थी तो फिर जाहिद को अपने काबू में करना छोटे मोटे का खेल था। उसे बेख्तियार आज से कुछ महीने पहले का सीन याद आया जब वो उसके ऑफिस आई थी उससे एक एनजीओ के लिए फंड मांगने। वो तो उसी दिन अपने दिल हार बैठा था। अगर तुम वो नहीं हो जो मैं समझता हूँ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ जिसने भी ये सब कुछ किया है उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम वही हो और मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो तो फिर तुम्हारे साथ मैं क्या कर गुजरूंगा तुम्हें अंदाज़ा नहीं। उसने एक सरगोशी की थी। उसके बाद वो वहाँ से उठ गया। सारी रात वो वहीं उसके बेड पर ही लेटी सोती रही, मगर जहान आलम ने नहीं उसे उठाया और नहीं उसे परेशान करना मुनासिब समझा, बल्कि वो भी उसके पास ही बैठकर दूसरी जानिब जाकर लेट गया और सो गया। दूर कहीं मस्जिद में अजान की आवाज़ों से नूर की आंख खुली। उसने हैरानी से अपने आप को उस कमरे में पाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हवास बहाल हुए तो हर चीज़ याद आती गई। उसकी आंखों में नमी ही नमी आ गई। चेहरा मोड़े पीछे देखा तो जहान आलम उससे कुछ फासले पर ही लेटा सो रहा था। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं जहान आलम, मैं वो लड़की नहीं हूँ। मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन मैं नहीं हूँ। मैंने आपके भाई को कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो आपके भाई को जानती भी नहीं। वो बेबसी से कहती अपने आंसुओं को पीती हुई कमरे से बाहर निकल गई। जहाने आलम जब तैयार होता दफ्तर जाने के लिए कमरे से बाहर निकला तो वो किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। आज उसकी तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी। उसने जहाने आलम के सामने नाश्ता रखा। इससे पहले कि वो किचन में जाकर गायब होती, जहाने आलम ने उसे रोक दिया। बैठो और नाश्ता करो, सख्ती से कहा। वो खामोशी से उसके पहलू नहीं दूसरी कुर्सी खींचते हुए बैठ गई और नाश्ता करने लगी। जब ही लाउंज का दरवाज़ा खुला और एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। सर, कोई कमल नाम की लड़की आई है और कह रही है कि वो नूर की जानने वाली है। कमल का जिक्र सुनते ही नूर को सुकून सा मिला। जहाने आलम ने हैरत से पहले मुलाजमा को देखा और फिर नूर को। कौन है ये कमल? सख्ती से पूछा। नूर एक पल के लिए घबरा गई। वो मेरे हॉस्टल में रूममेट है। परसों रात मैं उसी से बात कर रही थी। चेहरा झुकाए उसने मध्यम आवाज में अपनी सफाई देने की कोशिश की। जहाने आलम खामोश रहा। मुलाजमा को इशारा दिया। मुलाजमा ने उसका इशारा समझ लिया। 2 मिनट गुजरे जब कमल लाउंज से अंदर दाखिल हुई। वो हैरत से इतने बड़े महल को देख रही थी और नूर को देखते ही फौरन नूर की जानिब भागी। नूर, तुम ठीक हो? परेशानी से पूछा। नूर कुर्सी छोड़कर उठकर खड़ी हुई, असबात में सर हिलाया। यहाँ बैठो। उसके पास वाली कुर्सी खींच कर बैठ गई। तुम अचानक गायब हो गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तुम्हें पता है सब लोगों ने कितना ढूंढा है तुम्हें, और हॉस्टल वाले तो ये कह रहे थे कि शायद तुम किसी के साथ भाग गई हो। इसने कनखियों से जहाने आलम को देखा जो दोनों की बातें सुन रहा था, मगर उसका ध्यान खाने की तरफ था। जब भागने वाली बात सुनी तो जहाने आलम के हलक में खाने का नवाला अटक गया। उसने एक सख्त नज़र नूर को देखा, फिर कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। तुम्हें पता है, इन लोगों ने मुझे भी वहां से बाहर निकाल दिया, कमल ने परेशानी से बताया और नूर को तकलीफ हुई। लेकिन क्यों? नूर ने परेशानी से पूछा। वो दोनों 3 सालों से वहीं हॉस्टल में रह रही थीं और दोनों एक साथ पढ़ती थीं। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। इन्होंने कहा कि तुम्हें भगाने के पीछे मेरा हाथ भी है, इसलिए मुझे भी होटल से बाहर निकाल दिया। इसलिए मैं परेशान हुई। बहुत मुश्किल से तुम्हारा एड्रेस ढूंढकर यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? बस कुछ दिनों तक, जब तक मैं अपने लिए किसी दूसरे हॉस्टल का इंतज़ाम नहीं कर लेती। मेरी फैमिली भी दूसरे शहर रहती है। मैं इतनी जल्दी वापस भी नहीं जा सकती। ऊपर से मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। उसने बेबसी से जहाने आलम को देखा। क्या आप मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे सकते हैं? जहाने आलम उन दोनों को ही देख रहा था। प्लीज़, मैं आपकी बीवी की दोस्त हूँ, इस लिहाज से रहने दें। इसने बहुत मासूमियत से पूछा। जहाने आलम उसे देखता रहा। वो लड़की काफ़ी डिसेंट लग रही थी, कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे। वैसे तो नूर भी कपड़े बहुत अच्छे पहनती थी। हर वक्त वो फ्रॉक्स या फिर शर्ट्स में नजर आती थी। मुलाजमा से कहकर उसने अपने लिए कुछ कपड़े मंगवा लिए थे। जहाने आलम ने कहा था कि वो उसके लिए कपड़े ला दे। जहाने आलम कुछ देर उन दोनों को देखता रहा। शायद कमल उसे बता दे कि नूर कैसी थी। ये सोचते हुए उसने असबात में सर हिलाया।
फिर वो उठा और दफ्तर जाने के लिए वहां से बाहर निकल गया। तुम ठीक तो हो? इसके जाने के बाद कमल ने परेशानी से नूर को देखा। नूर ने रोते हुए सारी बात बता दी। मैं सच कह रही हूँ, तुम जानती हो ना मुझे कमल, मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं की। न जाने वो क्यों मुझ पर शक कर रहे हैं, और तुम्हें पता है ना मैं ऐसी नहीं हूँ। वो रोते हुए बोली। अच्छा परेशान मत हो, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी हो। मैं खुद मिस्टर जहान आलम को बताऊंगी। चलो शाबाश, रोना बंद करो। वो उसे हौसला दे रही थी। इसके हौसला देने से ही नूर को कुछ सुकून मिला। ये रात का वक्त था। 2 दिन हो गए थे कमल को यहाँ आए। कमल गेस्ट रूम में थी, इसलिए नूर भी उसके साथ ही गेस्ट रूम में रुक गई। जहान आलम को कोई एतराज नहीं था। वो तो बस इस बात में अटका हुआ था कि आया नूर वही लड़की थी या नहीं। वो घर में दाखिल हुआ। आज उसे काफ़ी देर हो गई थी। रात 10 बजे का वक्त था। नूर सो गई थी। कमल किचन में खड़ी अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। इसे शुरू से ही कॉफ़ी पीने की बहुत बुरी आदत थी। किचन से आती आवाज़ पर जहान आलम किचन में आ गया। इसे लगा शायद नूर काम कर रही होगी, मगर कमल को काम करता देख वो हैरान हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। अरे मुझे इस वक्त अक्सर कॉफ़ी पीने की ख्वाहिश होती है, बस कॉफ़ी बना रही थी, कमल ने मासूमियत से जवाब दिया। जहान आलम को न जाने क्यों मगर ये लड़की बहुत मासूम और बहुत प्यारी लगी। आपसे एक बात कहूँ? इससे पहले जहान आलम पलटा तो उसने आवाज़ देकर रोक लिया। कॉफ़ी पिएंगे? उसने पेशकश की। जहान आलम ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो क्यों ना साथ बैठें और कॉफ़ी पी लें, बात भी हो जाएगी। पहले जहान आलम ने मना करना था, लेकिन फिर उसने इस बात में सर हिलाया और बाहर जाकर लाउंज के सोफे पर बैठ गया। 5 मिनट बाद कमल हाथ में 2 कॉफ़ी के मग पकड़े हुए उसके पास आकर दूसरे सोफे पर बैठ गई और एक कॉफ़ी का मग जहान आलम की तरफ बढ़ाया। जहान आलम ने मग पकड़ लिया। आपने नूर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसकी पहली बात पर ही जहान आलम ने लब भींच लिए। अगर तुम यहाँ अपनी दोस्त की तरफदारी करने के लिए आई हो या फिर मेरा दिल साफ करना चाहती हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा भाई सिर्फ उसकी वजह से कोमा में पड़ा हुआ है और उस लड़की के लिए फ़िलहाल मेरे पास कोई भी हमदर्दी का एहसास नहीं है। जहान आलम बोला तो लहजा बहुत सख्त था। कमल ने नफ़ी में सर हिलाया। आप गलत समझ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि नूर जैसी नज़र आती है वैसी नहीं है। वो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करती है, मगर वो वैसी नहीं है। हम दोनों 3 साल से एक साथ हॉस्टल में रह रही हैं, न जाने उसके कितने लड़कों के साथ चक्कर चल रहे हैं। चीटिंग से लेकर वीडियो कॉल तक वो हर काम करती है और हर लड़के से महंगा तोहफा लेती है और उनसे होटल में मिलने के लिए भी चली जाती है। वो गरीब घर की लड़की है और अक्सर ऐसी लड़कियों को एहसास कमतरी की कमी होती है। जहाँ से कोई भी प्यार देने वाला मिला वो उसी राह पर चल पड़ती है और आपने तो उसे अपनी दौलत लूटने का मौका दिया है। वो मासूमियत का ढोंग रचाकर आपके दिल में हमदर्दी के जरिए जगह बनाना चाह रही है। आपकी इतनी सारी दौलत देखते हुए उसका दिमाग खराब हो गया। अब वो आपके भाई को छोड़ देगी, वो बेचारा क्या करेगा? आपको इस लड़की से निकाह नहीं करना चाहिए था। इसे तो सीधा पुलिस के हवाले करना चाहिए था। आपने बहुत गलत किया। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए जहान आलम की अक्ल पर अफसोस कर रही थी। जहान आलम के दिमाग में धमाके होने लगे। इसने ये क्यों नहीं सोचा? ऐसी लड़की को तो सीधा जेल में भेजना चाहिए। आप इसे अपने घर में रख रहे हैं, ऊपर से अपनी बीवी बना लिया। पहली फुर्सत में इसे तलाक देकर आप जेल भिजवा दें। मैं तो यही मशवरा दूंगी, वरना वो हमदर्दी की आड़ में आपको अर्श से फर्श पर लाकर फेंक देगी। और मुझे देख लें, सिर्फ उसकी मशकूक हरकत की वजह से मुझे भी हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया है। और देखें, मैं आज इस तरह आपके घर पनाह लिए बैठ गई हूँ। कवल की आंखों में आंसू इकट्ठे हुए। जहान आलम को दुख हुआ। तुम परेशान मत हो, तुमने मेरी आंखें खोलकर बहुत अच्छा काम किया। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। इस बात को सुनते ही कमल को एक तसल्ली मिली। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। सर, आपके भाई को होश आ गया है। मोबाइल के उस पार उसके ख़ास आदमी ने इत्तला दी। जहान आलम को बेहद सुकून का एहसास हुआ। मैं अभी आ रहा हूँ, वो बेसाख्ता कहते हुए घर से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद कमल एकदम से पुरसुकून होती, कॉफ़ी का मग लबों से लगाती टेक लगाए बैठ गई। न जाने जहान आलम कहाँ चला गया था। और गेस्ट रूम के दरवाजे में खड़ी नूर के दिमाग में धमाके हो रहे थे। उसकी आंखों से आंसू फिसलते गालों पर बह गए। कमल ने क्या कर दिया? कमल उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो उसकी दोस्त थी। वो उसके मुतालिक ऐसी सोच रखती थी। वो अपने भाई के पास बैठा था, उसका माथा चूम रहा था। तुमने मेरी जान निकाल दी। जाहिद की आंखों में शर्म थी। क्यों किया ऐसा? जहां आलम उसे डांट रहा था। मैं क्या करूं भाई, मैं नूर के बगैर मर जाऊंगा।
प्लीज़ मुझे अभी चाहिए, वो रोते हुए कह रहा था। जहां आलम के रगों में खून का उबाल तेज हुआ। अब वो तुम्हारी नहीं हो सकती जाहिद, इसे भूल जाओ, उसने बेबसी से कहा था। नहीं भूल नहीं सकता भाई, वो मेरी रग रग में बस गई है, इसके बगैर मर जाऊंगा, वो चिल्लाया था। जहां आलम को गुस्सा आ रहा था। मैंने एक बार कह दिया जाहिद, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। वो लड़की एक फ्रॉड है और पिछले 10 दिनों से वो मेरे निकाह में है। मैंने उसे तुम्हारे साथ धोखा करने और तुम्हें दी गई तकलीफ का बदला लेने के लिए उससे निकाह किया है। लेकिन वो लड़की बहुत चालाक है, मुझे भी बेवकूफ़ बना रही है। तुम नहीं जानते ऐसी लड़कियों को, वो तुम्हारी दौलत लूटने के लिए तुम्हारे साथ खेल रही है। इसे शादी करनी होती तो वो तुम्हारे साथ वक्त क्यों गुजारती? जानते नहीं हूँ एक लड़की के लिए उसकी इज्जत क्या होती है? जहां आलम सख्ती से बात करते हुए उसे समझा रहा था। लेकिन भाई, मैं मर जाऊंगा इसके बगैर, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, वो अपनी जिद पर कायम था। मैं कह चुका हूं जाहिद, बस इस जिद को छोड़ दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहां आलम को दफ्तर से फ़ोन आया, वो कुछ देर जाहिद के पास बैठने के बाद दफ्तर के लिए निकल गया। जाहिद ने अपने ख़ास आदमी को, जो कि कमरे के बाहर मौजूद था, बुलाया। मुझे मेरा मोबाइल ला कर दो, वो चिल्लाया था। लेकिन सर, मैंने कहा मुझे मेरा मोबाइल ला कर दो, वो एक बार फिर चिल्लाया। उसके आदमी ने उसका मोबाइल लाकर उसके हाथ में थमा दिया। उसने जल्दी से नूर का नंबर डायल किया। बेल जाती रही, 2 मिनट बाद ही फ़ोन उठा लिया गया। उसके कानों में नूर की आवाज़ गूंजी। तुम तो कोमा में थे, वो हैरानी से पूछ रही थी। तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? नूर, मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाकर मेरे भाई से निकाह कर लिया, वो चिल्लाया था। अपने काम से काम रखो, वो बेजारी से बोली। मेरे भाई को परेशान करना बंद करो। मैं जान गया हूं तुम एक धोखेबाज लड़की हो, और शर्म नहीं आती मेरे ही भाई से निकाह करते हुए? जाहिद का दिल टूट गया था। मुकाबिल के लबों को एक तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ। तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो जाहिद, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मगर तुम्हारे भाई के पास बहुत सारी दौलत है। जितना खूबसूरत महल, उतनी ही बड़ी कंपनी। उसके साथ रहकर तो मैं राज करूंगी। वो सब कुछ जो तुम मुझे महीने में दे सकते हो, तुम्हारा भाई मुझे 1 दिन में दे देगा। तो फिर मैं कैसे तुम्हारे भाई को छोड़ दूं? अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही, अब तो तुम्हारा भाई काफ़ी होगा। वैसे भी इतना खूबसूरत और इतना हैंडसम है, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारा भाई तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है तो मैं तुम्हें मुंह भी ना लगाती। मुझे भूल जाओ, अब मुझे जहां आलम के साथ खुश रहने दो। खबरदार अगर तुम हम दोनों के दरमियान आए तो मैं बता रही हूँ, अपनी जान दे दूंगी। वो उसे इमोशनल बातों के साथ उसे उलझा रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी जाहिद की कमज़ोरी क्या चीज़ है। नूर, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? वो बेबसी से चिल्लाया था। यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की इस हद तक गिर सकती है। जाहिद, मुझे एक खूबसूरत ख्वाब समझकर भूल जाओ, वो सफ़ाकी से कहती मोबाइल फ़ोन बंद कर चुकी थी। जाहिद ने पूरी कुव्वत से मोबाइल फ़ोन उठाकर ज़मीन पर दे मारा। जब कमल सोकर उठी तो नूर कहीं नहीं थी। वो हैरानी से नूर को सारे घर में ढूंढ रही थी। इतने में जहां आलम दाखिल हुआ। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? उसने कमल को देखते हुए पूछा। नूर कहीं नहीं है, मैंने सारे घर में तलाश कर लिया। क्या कह रही हो? जहां आलम हैरान हुआ। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। कमल भी परेशान थी। अच्छा चलो आओ गार्ड से पूछते हैं। इतना कहते हुए जहां आलम घर से बाहर निकला। गार्ड के पास आकर बोला, क्या नूर कहीं बाहर गई है? उसने नफ़ी में सर हिलाया। आप कहीं किसी काम के लिए यहाँ से उठे? जी सर, वो नूर बीबी ने मुझे किचन का नल ठीक करने के लिए बुलाया था। इससे पानी टपक रहा था, बस वही ठीक करने के लिए गया था। इसका मतलब है वो लड़की उसे धोखा देकर भाग गई। वो मुट्ठियां भींचकर बड़बड़ाता वापस आया। क्या हुआ? कमल परेशानी से पूछ रही थी। इस कमज़र्फ और बद किरदार लड़की ने अपनी हैसियत दिखा दी। जहां आलम का गुस्से के मारे बुरा हाल था। क्या मतलब, नूर कहीं चली गई है? कमल का हाथ लबों तक गया। क्या इस कदर गिर सकती है? मुझे उम्मीद नहीं थी। वो भी परेशान होकर पूछ रही थी। फिक्र मत करो, मेरे गार्ड्स उसे ढूंढ लेंगे। अगले ही पल अपने गार्ड्स को फ़ोन किया और हिदायत देने लगा, और कमल बस नफ़ी में सर हिलाती रह गई। मैंने कहा था ना, ये लड़की बहुत बड़ी गेम प्लानर है। कमल को हकीकी अफसोस हुआ था। 2 दिन गुजर गए थे, नूर का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। जाने उसे ज़मीन निगल गई थी या फिर आसमान, लेकिन वो एकदम से गायब हो गई। उसके गार्ड हर जगह नूर को ढूंढ रहे थे। इस तरह तो जहान आलम उसे छोड़ने वाला नहीं था। आखिर उसके निकाह में थी। कमल अब भी जहान आलम के घर में रुकी हुई थी।
जाहिद डिस्चार्ज होता आज घर वापस आया था। वो जहान आलम के साथ लाउंज में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र कम्बल पर गई, जो मज़े से बैठी कॉफ़ी के सिप ले रही थी। जाहिद ने एक नज़र जहान आलम को देखा, दूसरी नज़र कम्बल पर डाली। जहां उसे देखते जल्दी से पास आता उसे थाम गया। आप इस हद तक कैसे गिर सकते हैं भाई? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उसने अपना बाजू जहान आलम से आज़ाद करवाया। जहान आलम लब भींच कर रह गया। आखिर तुम्हें कितनी बार कहूं, वो लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ तकलीफ देने का बायस है। आलम दबे दबे गुस्से से चिल्लाया। अच्छा, जो लड़की मेरी तकलीफ का बायस है तो फिर आपके घर में वो सुकून से बैठी क्या कर रही है? ये बदला ले रहे हो आप उससे? वो चिल्लाया था। उसके चिल्लाने से कंवल मुतवज्जे हुई, मगर सामने उन दोनों को देखते हुए कंवल के चेहरे का सारा खून निचड़ गया। क्या बकवास कर रहे हो? जहान आलम हैरान हुआ। भले उसने कब नूर को यहाँ पर सुकून से रहने दिया? वो जहान आलम को छोड़कर सीधा कंवल के सामने आकर खड़ा हुआ, फिर जाहिद का हाथ उठा था और कंवल के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। यहाँ तक कि जहान आलम भी हैरान रह गया। कितनी बड़ी गेम प्लानर हो! मुझे बेवकूफ़ बनाकर अब कैसे मेरे भाई के घर में पड़ी हो? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे भाई से निकाह करते हुए? वो चिल्लाया था। जहान आलम का दिमाग घूम गया। क्या बकवास कर रहे हो जाहिद? ये कंवल है, नूर नहीं है। उसे जाहिद की दिमागी हालत पर शक हुआ और जाहिद के दिमाग में धमाके हो रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? यही तो नूर है, वो लब भींच कर बोला। कंवल ने बेबसी से जहान आलम को देखा। ये कौन है? मैं तो इसे जानती भी नहीं। कंवल की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। जहान आलम अब गुस्से से जाहिद को घूर रहा था। भाई, आपका दिमाग खराब हो गया है, यही नूर है। आपको यकीन नहीं हो रहा? रुके, मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाता हूँ। और तस्वीरों वाली बात पर कंवल की आंखें हैरत से फटने के करीब आईं। जहान आलम ये सब बकवास कर रहा है, मैं इसे जानती भी नहीं। उसने अपनी सफाई देनी चाही, मगर तब तक उसने तस्वीरें निकाली थीं और जहान आलम की आंखों के सामने कर चुका था और जहान आलम के दिमाग में धमाके हो रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये नूर नहीं, ये तो कंवल है, वो चिल्लाया था। ऐसा नहीं है भाई, यही नूर है। जाहिद अपनी जिद पर कायम था। कंवल के चेहरे का सारा खून निचड़ गया था। उसकी सारी गेम उस पर उलट पड़ गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जाहिद घर आने के बाद उसकी सारी पोल खोल देगा। तुम बताओ, तुम कौन हो? जहान आलम मोबाइल वापस जाहिद के हाथों में थमाकर सीधा कंवल के सामने आकर खड़ा हुआ। ये कैसा सवाल है? मैं बता चुकी हूँ, मैं कंवल हूँ, उसने कुछ घबराते हुए कहा। ये 150-200 तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और नूर वो कहती रही कि वो लड़की वो नहीं है। अब बताओ, तुमने क्या किया उसके साथ? जैसे जहान आलम सारी मंसूबाबंदी समझ गया था। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। उसकी बात पर जहान आलम के लबों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। मैंने ये नहीं पूछा कि वो कहाँ पर है, मैंने तो ये पूछा था कि तुमने उसके साथ क्या किया, मगर तुमने खुद ही अपनी चोरी अपने लबों से बता दी। अब बताओ, तुम कौन हो और ये सब कुछ क्या कर रही हो? वो चिल्लाया था, मगर कंवल खामोश थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, उसने कंवल का बाजू सख्ती से दबोचा। कंवल के लबों से एक सिसकी निकली। बताओगी या फिर मैं अपने तरीके से पूछूंगा? जाहिद खामोशी से एक तरफ खड़ा था। मैं सच कह रही हूँ, मैं कंवल हूँ, मुझे नूर का नहीं पता, और ये क्या कह रहा है मैं ये भी नहीं जानती। वो अपनी हठधर्मी पर कायम थी और बस। जहान आलम की बर्दाश्त यहाँ तक थी। उसका हाथ उठा था और कंवल के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ इस कदर जोर का था कि कंवल का दिमाग मानो घूम गया। अब बताओगी या फिर तुम्हें पुलिस के हवाले करूं? पुलिस का नाम सुनते ही कंवल थर थर कांपने लगी। बताती हूँ। फिर उसने घबराते हुए सारी बात बतानी शुरू कर दी। मैं और नूर दोनों एक ही कमरे में रहते थे। मैं गरीब घर से थी। मुझे शुरू से अमीर बनने का बहुत शौक था, मगर मैं शरीफ तरीके से अमीर बनना चाहती थी। इसलिए मैंने फ़ौरन शहर के अमीर लड़कों को ढूंढा, फिर उनसे महंगे महंगे तोहफे लेने लगी और उनके साथ होटल में मिलने के लिए भी चली जाती थी। जी भैया, ये दरअसल गरीब घर की लड़की है और अक्सर ऐसी लड़कियों को एहसासे कमतरी की कमी होती है। जहाँ से कोई भी प्यार देने वाला मिला वो उसी राह पर चल पड़ती है, और आपने तो इसे अपनी दौलत लूटने का मौका दे दिया भैया। वो मासूमियत का ढोंग रचाकर आपके दिल में हमदर्दी के जरिए जगह बनाना चाह रही है। आपकी इतनी सारी दौलत देखते हुए उसका दिमाग खराब हो गया है और उसने नूर भाभी के खिलाफ आपको भड़का दिया, जबकि असल मुजरिम ये थी। कहाँ है वो? अगले ही पल उसका चेहरा दबोचते हुए कहा, मैं नहीं जानती। कंवल ने हठधर्मी से कहा, ठीक है, अब तुमसे पुलिस ही निपटेगी। जहान आलम ने जल्दी से मोबाइल जेब से निकाला। इससे पहले कि पुलिस को फ़ोन करता, उसने जहान आलम के दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं बता रही हूँ, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाना। बताओ, फिर जहान आलम ने पुरसुकून होकर पूछा।
वो यहाँ से चली गई थी। उसे पता चल गया था कि इन सब के पीछे मैं हूँ, लेकिन जैसे आपने कहा था, आप उसे ढूंढे बगैर सुकून की सांस नहीं लेंगे। तब मैंने किराए के गुंडों को कहकर उसे अगवा करवा दिया। वो उनकी गिरफ्त में है। अल्फाज थी कि पिघलता हुआ सीसा जो एक बार फिर जहान आलम के कानों में उतरा। जहान आलम का हाथ उठा था और एक बार फिर कंबल के चेहरे पर थप्पड़ का निशान छोड़ गया। कैसी दोस्त हो तुम? दोस्त नहीं, तुम दोस्ती के नाम पर धब्बा हो। अगले ही पल वो पुलिस को फोन कर चुका था और कंबल को पुलिस के हवाले कर चुका था। वो चीखती चिल्लाती रह गई, मगर जाहिद भी खामोश खड़ा था। जाहिद, प्लीज मुझे बचाओ। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। जाहिद उसके करीब पहुंचा। मेरी बला से भाड़ में जाओ। और जाहिद पुरसुकून लहजे में कहते हुए सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे में जाकर गायब हो गया। और जहान आलम वो जल्दी से घर से बाहर निकल गया। उसे नूर को सही सलामत ढूंढकर लाना था। कमल ने जिस जगह का बताया था वो उस जगह पर पहुंचा। वहां पर खाली गोदाम था और एक साइड पर कुछ कमरे बने थे। वो उन कमरों को चेक कर रहा था जब एक कमरे के बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आई। प्लीज़ दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ मत लगाना, खुदा का वास्ता, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। कमरे के पीछे से नूर की आवाज़ आ रही थी और जहान आलम की आंखों में खून उतर आया। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा खुलता चला गया। शायद दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। वो सामने कुर्सी पर बांधी हुई थी और उसके सामने ही दो आदमी बैठे उसे गंदी नज़रों से घूर रहे थे। नूर की नज़र जहान आलम पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। उन आदमियों की पीठ जहान आलम की जानिब थी, इसलिए वो उसे देख ना सके। जहान आलम आगे बढ़ा और दोनों को गर्दन से पकड़े दोनों को एक साथ दीवार में दे मारा। उसके गुस्से में इतनी शिद्दत थी कि नूर की चीख निकल गई। वो दोनों को मार रहा था। नूर सख्ती से आंखें मीच गई। हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? इसे गंदी नज़रों से देखा कैसे? वो इतना गुस्से में चला रहा था। दोनों आदमी आधमरे हो गए। उन्हें वहीं फेंकते हुए वो नूर की जानिब भागा। नूर के दोनों हाथ पांव खोले। तुम ठीक हो? उसकी गाल पर हाथ रखते पूछा। नूर ने भीगी आंखें उठाकर उसे देखा। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में ढेर सारे शिकवे और तकलीफ़ें थीं। जहान आलम ने उसका हाथ पकड़कर खड़ा किया और आहिस्ता से उसे अपने करीब करते सीने से लगा लिया और नूर साकित खड़ी रही। जहान आलम ने उसके गिर्द मजबूत सा हिसार बांध रखा था। न जाने ये लड़की ज़िंदगी में किस कदर आजमाइश और तकलीफ़ों के बाद यहाँ तक पहुँची थी। और जहान आलम ने ये क्या कर दिया? किसी और का इंतकाम इस लड़की से लिया। और नूर, वो इतनी मासूम और इतनी नाजुक लड़की जो हर किस्म की तकलीफ़ भूलती उसकी बाहों में एक पल के लिए सुकून महसूस करने लगी। अगर आज जहान आलम नहीं आता तो क्या होता? बस वो यही सोच रही थी। जहान आलम ने उसके साथ क्या किया, कैसा सलूक किया, वो तो भूल ही गई थी। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता था तुम वो लड़की नहीं हो। मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ। सब कुछ किया धरा उस कमल का था। वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रही थी और मैं कितना बेवकूफ़ था कि उसकी बातों में आ गया। इतना समझदार और बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी मुझे अक्ल नहीं आई। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। नूर, उसने पहली बार उसका नाम लिया था और उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़का। प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दें, मेरे घर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो बेबसी से बोली थी। उसके सवाल का जवाब ना दे सका। उसके पास जवाब था ही नहीं। जहान आलम ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम अब मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। मुझे अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारनी है। और फिक्र मत करो, तुम्हारे घर वालों को मैं सारी सच्चाई बता दूंगा। उन्हें बता दूंगा कि तुम्हारी गलती नहीं है, कोई तुमसे नाराज़ नहीं होगा। मेरा यकीन करो, बस मुझे माफ़ कर दो। वो बेबसी से कह रहा था। नूर ने चेहरा उठाया, उसे देखा और कुछ भी नहीं कह सकी। वो नहीं कह सकी क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम था कि वो उसे माफ़ कर चुकी है या नहीं। घर से क्यों निकली थी? उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरते हुए उसके माथे पर लब रख चुका था और उस लम्स में इतनी इज्जत थी कि नूर की आंखों से आंसू निकलते गालों पर बह गए। मैंने कमल की सारी बातें सुन ली थीं। मैं जान गई थी कि मुझे तबाह करने के पीछे कमल का हाथ है, इसलिए मुझे वहाँ वहशत होने लगी। मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगी, तो मैं वहाँ से आ गई। मगर मैं नहीं जानती रास्ते में ये लोग मुझे उठा कर लेंगे। वो रोते हुए हिचकी के दौरान बेबसी से बोली थी। जहान आलम ने अपने हाथ से उसके आंसू साफ किए। बेसाख्ता आगे बढ़ते वो नूर के सीने में छुप गई। नूर, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ का अजाला करूँगा और उस कमल को इतनी सख्त सज़ा दिलवा दूँगा जो वो सोच भी नहीं सकती। जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। माफ़ी मांगने से तुम्हारी तकलीफ़ कम नहीं होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक मौका चाहता हूँ।
क्या दोगी वो मौका? वो उम्मीद भरे लहजे में बोला। मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे अभी हॉस्टल जाना, अपनी अम्मा से बात करनी है। वो बहुत परेशान होगी। मैंने इतने दिनों से उनसे बात नहीं की और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे क्या कहूँगी। और प्लीज़ आप मेरे पेरेंट्स को कुछ मत कहिएगा कि जो मुझ पर बीती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन पर उसकी पढ़ाई के रास्ते बंद हो जाएं। वो नम लहजे में बोली तो वो बेबसी से उसे देखने लगा। फिर चुपचाप उसे हॉस्टल छोड़ा और वार्डन से बात कर चुका था और अब सिर्फ उसके पेरेंट्स से बात करनी थी। और वो उसके घर का पता करता उसके शहर पहुंचा। उसकी आलीशान गाड़ी जब उस मोहल्ले में दाखिल हुई तो सब लोग छतों से उसे देखने लगे थे। उसने जाते ही मिस्त्री हुसैन अहमद का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर के बाद एक नौजवान बाहर आया और उसे हैरानगी से देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर एकदम एक्साइटेड भरे तासुरात थे। आप J.A. सर है ना? उसने एक्साइटेड लहजे में पूछा तो वो अज़बात में सर हिला गया। मेरा नाम यूसुफ है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो जल्दी जल्दी बोला। अंदर आ सकता हूँ? बैठकर बातें करते हैं, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला। तो वो जल्दी से उसे रास्ता देता पीछे हटा। उसके पीछे चलता हुआ एक बैठक नुमा कमरे में पहुंचा। उसे बिठाने के बाद वो अंदर चला गया। कुछ देर के बाद वो बाहर आया तो उसके साथ एक अधेड़ उम्र शख्स भी था। कुछ ही देर में ट्रे में लवाजिमात सजा कर लाए गए। ये आपने बहुत तकल्लुफ़ कर लिया, बहुत ज़रूरी बात करने आया था आप लोगों से। उसने तमहीद बांधी तो वो लोग सवालिया निगाहों से उसे देखने लगे। दरअसल आपकी बेटी को एक NGO के लिए फ़ंड इकट्ठा करते हुए देखा था, तो तब उनसे मोहब्बत हो गई। और मुझे लगता है कि जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसे अपना हमसफ़र बनाने में देर नहीं करनी चाहिए। मैंने हॉस्टल से आपकी बेटी के घर का एड्रेस लिया और आपके यहाँ पहुँच गया, क्योंकि मैं उसे ये सब बताने से पहले आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो एक शरीफ घराने की लड़की है और उनके यहाँ बात बड़े ही करते हैं, तो इसीलिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। अगर आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। वो धीमे लहजे में बोलता जा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं बेटे? आप हमारी हैसियत को जानते हैं, हम तो मामूली से लोग हैं और आप इतनी ऊंची हस्ती। मेरे बेटे ने आपके बारे में बताया है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मेरा बेटा आप ही की एक ब्रांच में यहाँ पर मुलाजिम है। एक मामूली सी मुलाजिम की वजह से शादी करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? हुसैन अहमद साहब ने कहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? लोगों का तो काम ही बातें करना होता है। अगर हम लोगों की बातों पे दिल को समझाने लगें तो हमारा दिल बहुत सी ख्वाहिशात से अधूरा रह जाएगा। प्लीज़ अंकल, आप मेरे बारे में जितनी चाहे तहकीक मज़ीद कर लीजिएगा और मुझ में कोई भी आपको ऐब नज़र आए तो आप फ़ौरन इनकार कर दीजिए, लेकिन एक बार फिर इस प्रपोज़ल के बारे में गौर कीजिएगा। वो आजिज़ी इनकिसारी से बोला तो हुसैन अहमद को उसका अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बेटी से पूछ कर बताऊंगा, वो बोले। जी ठीक है, और अगर आपकी बेटी हाँ बोले तो मैं इसी महीने उनसे शादी करना चाहता हूँ और वो वहाँ पर हॉस्टल में रहती हैं तो मेरे घर में रहेंगी और फिर शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती रहेंगी। वो उठते हुए बोला तो हुसैन अहमद ने हामी भर ली। फिर 3 दिन के बाद हुसैन अहमद साहब ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोली तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उस वक्त नूर के साथ होटल में लंच करने आया था। थैंक यू सो मच, तुमने इस रिश्ते को कबूल कर लिया और मुझसे शादी के लिए मान गई, वो उसके हाथ पर हाथ रखते हुए आंसूदा लहजे में बोला। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि ये सच्चाई कभी बाहर आए और मेरे माँ बाप को दुनिया वाले कहें कि उनकी बेटी ने अपने माँ बाप की इज्जत को रोल दिया है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने गिल्ट से आज़ाद होने के लिए ये रिश्ता किया है। वो तल्ख लहजे में बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तब से जब तुम्हें पहली बार देखा था मेरे ऑफिस में। तुम्हें याद है वो मुलाकात जब तुम मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आई थी एक NGO के फंड के लिए? और हमारी मुलाकात भी हुई थी, मगर मैंने चेहरे पर मास्क लगाया था क्योंकि मुझे ज़ुकाम था, इसलिए तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाई, मगर मैंने तुम्हारा देखा और मैं उसी दिन डिसाइड कर चुका था कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा। मगर ये सब हो जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तुमसे सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू सो मच। वो उसके हाथों को हल्के से दबाते हुए बोला तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मैं इसके बदले तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा, वो इल्तिजाइया लहजे में बोला तो नूर ने निगाहें उठाकर उसे देखा। क्या आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे, फिर मैं आपको माफ़ कर दूंगी, वो आहिस्ता से बोली थी। जहान आलम के लबों को एक आसूदा सी मुस्कुराहट ने छुआ। बोलो, क्या ख्वाहिश है? उसने सुकून से कहा। मुझे मक्का व मदीना देखना है, क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगे?
और जहान आलम की आंखों में नरमी झिलमिलाई, फिर आंखों से आंसू बहते गालों पर फिसल गए। उसने असबात में सर हिलाया। क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगा, हम बहुत जल्द चलेंगे। और नूर मुतमईन हो गई थी। सारी ज़िंदगी उसने अपने महरम के साथ खुदा का घर देखने की ख्वाहिश की थी, और अब अगर वो पूरी हो रही थी तो फिर वो वहाँ जाने के लिए इस शख्स को माफ़ भी कर सकती थी। इंतकाम सिर्फ दूसरों को तबाह नहीं करता, इंतकाम खुद उस इंसान को भी खा जाता है। इसलिए इंतकाम लेने से ज़्यादा बेहतर है उसे खुदा की ज़ात पर छोड़ दो। जैसे नूर ने खुदा पर छोड़ दिया तो फिर खुद ही कमल की हकीकत सामने आ गई। कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो चुकी थी और वो कुरैशी विला में दोबारा आ चुकी थी, मगर इस बार उसका बहुत पुरतकाम इस्तकबाल किया गया था। वाओ अप्या, कितना खूबसूरत घर है ना, उसकी बहन उमेरा एक्साइटेड लहजे में बोली तो जाहिद ने इस प्यारी सी लड़की को मोहब्बत पाश निगाहों से देखा, जो कि 2 दिन में उसके दिल में जगह बना चुकी थी, और उसका इरादा था कि वो कुछ दिन के बाद नूर से बात करके उमेरा से शादी की बात करेगा। कुरैशी विला की सारी रौनकें फिर दोबाला होने वाली थीं जब वो दोनों बहनें इकट्ठी इस घर को अपने वजूद से महकाएंगी।